हाय बच्चा पारी, वेरी वार्म वेलकम टू द चैनल साइंस अड्डा। और आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही खतरनाक वीडियो से शुरुआत। तो फटाफट से अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही और धमाकेदार वीडियोस आपको मिलने वाले हैं जो आपकी मदद करने वाले हैं आपकी पूरे साइंस स्ट्रीम को बहुत ही कमाल तरीके से फोड़ने के लिए, आपके बोर्ड्स 2024 एज वेल एज CUET 2024 में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू राइट आंसर्स इन लिटरेचर। सो बच्चों, मतलब जब हम लिटरेचर में आंसर लिखते हैं तो बहुत बार आंसर लिखने के बाद में हम रियलाइज करते हैं कि हम जितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं हमारे आंसर से उतने मार्क्स हमें नहीं मिल रहे हैं। कहीं पे आधा तो कहीं एक नंबर कटे जा रहा है और उसकी वजह से हमारा जो ड्रीम है 100 और 100 स्कोर करने का वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं कुछ 8 ऐसे पॉइंट्स जो कि कोई भी एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो आपके आंसर्स में फील करना चाहता है, आपके आंसर्स में देखना चाहता है। अभी हम वो डिस्कस करने वाले हैं, फॉलोड बाय एक आंसर जो मैंने आपके लिए लिखा है, ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसे बड़े सिंपल तरीके से हम उन 8 पॉइंट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारे आंसर में और स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं लिटरेचर में आंसर राइटिंग की, तो कुछ 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और उसमें सबसे पहला पॉइंट होगा, यू हैव टू रीड द टेक्स्ट थॉरली। बच्चों, कभी कभी ऐसा लगता है कि आंसर राइटिंग एग्जामिनेशन रूम से या एग्जामिनेशन हॉल से शुरू होती है, बट हकीकत तो ये है कि आंसर राइटिंग, अच्छी तरीके से आंसर्स लिखने के लिए जो प्रोसेस है वो आपके पढ़ाई, जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हो, किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होते हो, वहीं से शुरू हो जाता है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और आपने उसी को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप अच्छे आंसर्स लिख सको। देखो, ये एक प्रोसेस है। अगर आपने कोई भी एक स्टेप मिस कर दिया तो फिर वो आंसर में गड़बड़ होगी। तो आंसर राइटिंग स्टार्ट हो जाती है आपके टेक्स्ट से, यानी कि आपके एनसीईआरटी से। तो आपके एनसीईआरटी से ये शुरू हो जाती है। आप एनसीईआरटी को थरली रीड कीजिए, हर एक चैप्टर को वहां से रीड कीजिए, हर एक ऑथर के बारे में रीड कीजिए और जानिए कि ये चैप्टर एक्चुअली हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसके क्या थीम्स है, कैरेक्टर्स के क्या इमोशंस हैं, क्या टोन है, क्या मूड है। जब आप ये सारी चीजें एनसीईआरटी में पढ़कर इंटरप्रेट करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस चाहे किसी भी लेवल के हो, उन्हें समझना आसान हो जाता है एंड ऑफ कोर्स फिर आंसर लिखना भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए जो होगा वो होगा क्वेश्चन को एनालाइज करना। अगर हमने एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़ लिया है, अगर हम सारे चैप्टर्स बड़े अच्छे से दिमाग में ऑलरेडी फिट कर चुके हैं, तो बस अब क्वेश्चंस को एनालाइज करने की देर है। जब आप आंसर राइटिंग शुरू करें तो उससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, आंसर राइटिंग में आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए, जिसके नंबर हो सकते हैं, ये सब कुछ अपने दिमाग में डाल के रखें और फिर ही अपने आंसर को फ्रेम करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ये क्वेश्चन दिया जाता है जो कि एक्चुअली एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, अगर मैं इसको रीड करूंगी तो मैं समझने की कोशिश करूंगी कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे क्या क्या एक्सपेक्ट करेगा। क्योंकि आपको भी पता है, सैंपल पेपर्स के थ्रू हमें पता लग ही गया है कि एग्जामिनर्स को कुछ एक पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनके अराउंड वो हमारे आंसर को इवैल्यूएट करते हैं। अब उन पॉइंट्स को हम कैसे समझेंगे? जब हम क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे तो हम उन्हीं पॉइंट्स को अपने आंसर में लिखेंगे और फिर उसी से हमें नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन अगर हम रीड करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्वेश्चन हमसे कपल ऑफ चीजें पूछना चाहता है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कीजिए, मुकेश फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। यानी कि हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दी है और हमें यह भी बता दिया है कि ये स्टेटमेंट सही है। अब आपको यहाँ पर यस या नो कुछ भी नहीं करना है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि मुकेश अपने आप को दो अलग दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ पाता है। मुकेश कहीं ना कहीं अपने आप को दो दुनियाओं के बीच में फंसा हुआ पाता है। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड के बीच में एक बैंगल मेकर या बैंगल मेकर का बच्चा फंस जाता है। ये स्टेटमेंट ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है, आपको चैप्टर से उठाकर दे दी गई है। कभी कभी एनसीईआरटी से डिट्टो होती है, कभी कभी एनसीईआरटी का कोई इंटरप्रिटेशन होती है, जैसे कि ये एक इंटरप्रिटेशन है। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपसे सवाल पूछा गया है, हाउ डू दे अफेक्ट हिज लाइफ एंड दैट ऑफ अदर बैंगल मेकर्स। अब यहां पर मैं पहले तो समझूंगी ये दे क्या है।
अब ये दे मेरे को समझ में आ रहा है कि ये टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स है, ये जो दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स की मैं बात कर रही हूं वो यही है। अब मैं समझूंगी कि ये बोल रहा है कि ये जो दो डिस्टिंक्ट वर्ड्स है ये मुकेश की जिंदगी को कैसे अफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स अगर मैंने आंसर में ये नहीं मेंशन किया कि मुकेश की जिंदगी इससे कैसे अफेक्टेड है तो ये मेरे को नंबर नहीं देगा। तो एक चीज तो मुझे ये मेंशन करनी है कि इसकी जिंदगी को कैसे अफेक्ट करते हैं, दूसरी चीज मुझे मेंशन ये भी करनी है कि बाकी बैंगल मेकर्स की जिंदगी भी इससे कैसे अफेक्ट होती है। तो आंसर में चार चीजें होंगी। सबसे पहला, आपको ये दोनों दुनिया बतानी है, जो दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स की ये बात की जा रही है, तो दो तो यही चीजें हो गई, एक दुनिया दूसरी दुनिया, ठीक है। और फिर वो मुकेश और बैंगल मेकर्स को किस तरीके से अफेक्ट करती है, ये चार चीजें, ठीक है। ये चारों चीजें आपके आंसर में होनी चाहिए। एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बच्चों ये है, दैट मींस 120 से 150 वर्ड्स का आपका वर्ड लिमिट इसमें रहना चाहिए। अब बच्चों जब मैंने अच्छे से एनसीईआरटी अगर रीड कर लिया है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन के आया है। अब जब मैंने क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया है तो मुझे समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन मुझसे क्या क्या पूछना चाहता है। कौन सी चार ऐसी चीजें हैं, या जो भी यहाँ पर चार है, कहीं तीन हो सकती है, पांच हो सकती है, जो भी है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे इसमें लिखने पड़ेंगे, मैं ऑलरेडी एनालाइज कर चुकी हूँ। अब बच्चे इस स्टेज पे आके इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उसके बाद में पेन उठाकर बस लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारे आंसर्स को प्लान करना चाहिए। हमें अपने आंसर्स को प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आंसर्स को प्लान करके नहीं लिखेंगे, पेन उठाकर बस लिखना शुरू कर देंगे, तो आफ्टर सम पॉइंट हम डेवलपमेंट स्टेज पे ही रुक जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब पहले पॉइंट को डेवलप किया, आइडिया को डेवलप किया, और फिर बाकी के जितने भी आइडियाज है वो भूल जाएंगे, और नतीजा क्या होगा, हमारा आंसर बिखरा बिखरा लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे हमें आता तो था पर भूलने की वजह से हमने कुछ भी लिख दिया है। इसीलिए थर्ड पॉइंट बहुत ही क्रूशियल है, आंसर लिखने से पहले आंसर को प्लान करो। मैम हाउ डू आई प्लान माय आंसर? इट्स वेरी इजी। आपको आपका जो भी शीट मिलता है उस पे अपना एक रफ एरिया बना लो, एक मार्जिन बना लो जिसके अंदर आपका एक रफ एरिया है। जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करो, आपके दिमाग में आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, उन्हें, उनके जितने भी कीवर्ड्स हैं, पूरा पूरा सेंटेंस ग्रामेटिकली लिखने मत लग जाना। आपके दिमाग में आने वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आप यहाँ पर लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में साहूकार क्लिक हुआ, साहूकार लिख लो। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग के अंदर क्लिक हुआ मिडिलमैन, मिडिलमैन लिख लो। विशेष सर्कल साइकिल क्लिक हुआ, विशेष सर्कल लिख दो। गॉड गिवन लीनियज क्लिक हुआ, गॉड गिवन लीनियज लिख दो। बिखरा बिखरा ही सही, पर कीवर्ड्स अपने दिमाग में जितने भी क्लिक होते जा रहे हैं वो सारे कीवर्ड्स यहाँ पर लिखते जाओ। जब आप वो कीवर्ड्स लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे आंसर में ये सारे पॉइंट्स जो हैं जाने चाहिए, ये सारी चीजें मेरे आंसर में जानी चाहिए, ठीक है। आपने अपने आंसर को पूरी तरीके से प्लान इस तरीके से करना है, आपके दिमाग में से कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। घर आके ये नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये भी तो लिख सकता था और ये तो मिस हो गया। तो यू हैव टू प्लान योर आंसर। इस तरीके से आप अपने की जितने भी फ्रेजेस है उनको यूज करके एक बार लिख लीजिए। लिखकर आपके दिमाग में रहेगा कि ठीक है ये सारे की फ्रेजेस मुझे यूज करने हैं, ठीक है। जब आपने ये स्टेट कर दिया तो प्लानिंग का एक और जो बहुत ही क्रूशियल स्टेप है वो है ऑर्गेनाइज योर आंसर्स इफेक्टिवली। ये दोनों पॉइंट्स जो है थर्ड और सिक्स्थ, ये दोनों बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि जब आप अपने आंसर को यहाँ पर प्लान करते हो कि यार मुझे इसके अंदर क्या क्या लिखना है और उससे जुड़े हुए कीवर्ड्स लिख लेते हो, तो अब इसका ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैम क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन? देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अब ये जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये कौन कौन सी कैटेगरी में जाएंगे। क्या ये इंट्रोडक्शन में जाएंगे, क्या ये डिटेल में जाएंगे, या फिर ये कॉन्क्लूजन में जाएंगे? इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो इंट्रोडक्शन, डिटेल या कंक्लूजन हमारा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। मैंने जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं इन्हें मैं इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में डिवाइड कर दूंगी। मुझे लग रहा है कि पहला वाला पॉइंट इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, आई लगा दिया। दूसरे में मेरे को लग रहा है ये डिटेल में आना चाहिए, तीसरा मुझे लग रहा है डिटेल में आना चाहिए, लास्ट मुझे लग रहा है कंक्लूजन में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ऑलरेडी अपने आंसर को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब मुझे बस इस आंसर को डेवलप करके लिखना है, और मेरी प्रेजेंटेशन क्या रहनी चाहिए कि मैं मेरे आंसर को आराम से यहाँ पर लिखा मैंने आंसर,
और आंसर लिख के एंड देन अपने आंसर को पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर दो, दैट्स इट। क्योंकि इंग्लिश में कभी भी पॉइंट्स नहीं लिखते हैं, इस वजह से मैं इसे पैराग्राफ में डिवाइड कर दूं। हर पैराग्राफ के बीच में मैं एक एक लाइन छोड़ती हुई चलूं। ये लीजिए, ये मैंने मेरे आंसर को बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है। इंट्रोडक्शन, डिटेल, कंक्लूजन में इसके फ्लो को कर दिया है सेट। ठीक है, तो अभी इसका फ्लो एकदम सेट हो चुका है और मेरा प्रेजेंटेशन भी बढ़िया हो चुका है। अब जब ये चीजें हम कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस के अंदर कुछ एक पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने चाहिए। क्या होता है, जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो बहुत बार, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट बहुत सारे बच्चों का मिसिंग होता है और बच्चे समरी पढ़कर चले जाते हैं, या फिर हो सकता है कि बस सिर्फ नोट्स पढ़कर चले जाते हैं, एनसीईआरटी देखकर नहीं जाते हैं, इसकी वजह से उनके आंसर्स उतने ज्यादा ब्यूटिफुली रिटन नहीं लगते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है टेक्सचुअल एविडेंसेस ना दे पाना। अरे अगर अनीस जंग ने चैप्टर के अंदर, चैप्टर लॉ स्प्रिंग में कुछ कहा है और अगर आपको वो याद है तो आप उसे अपने आंसर में मेंशन कीजिए ना। अगर आप उसे अपने आंसर में मेंशन करेंगे, अगर आप एविडेंस यानी कि सबूत, टेक्सचुअल यानी एनसीईआरटी से, अगर आप एनसीईआरटी से कोई सबूत सामने रखेंगे अपनी बात का, अगर आपको लगता है मुकेश ने ऐसा किया तो क्यों किया, अनीस जंग ने ऐसा कहा तो क्यों कहा, अगर आप वो सबूत एनसीईआरटी से उठाकर आंसर में लिखेंगे तो आपको नहीं लगता कि वो ज्यादा इंपैक्टफुल लगेगा? क्योंकि टीचर को महसूस होगा कि आप जो भी कह रहे हो वो बस हवा में बात नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली एविडेंसेस सामने रखकर बात कर रहे हो। तो यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड टेक्सचुअल एविडेंसेस। मैं भी आपको एग्जाम्पल आंसर में ये भी शो करूंगी। फिर आता है एनालाइज द लिटरेरी टेक्निक्स। अब बच्चों बहुत बार आप लोगों को हम लोग पोएम्स की वजह से, ऑफ कोर्स वहां पर सबसे ज्यादा लिटरेरी डिवाइसेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लिटरेरी डिवाइसेस आपको कवर कराते हैं। आप ना लिटरेरी डिवाइसेस रट के चले जाते हो और सोचते हो कि जब क्वेश्चन पूछेंगे तो यही लिख देना है, बट रियलिटी तो ये है कि वो लिटरेरी डिवाइसेस सिर्फ क्वेश्चन पूछने पर आपको नहीं लिखने हैं। वो लिटरेरी डिवाइसेस आपके तब भी काम आते हैं जब आप आंसर अपने आप से लिख रहे होते हो। अगर आपको पता है कि चैप्टर में कहीं पर सिमिलीज का इस्तेमाल हुआ है, कहीं मेटाफर है, कहीं आयरनी है, कहीं सटायर है, तो आप उनको भी मेंशन कीजिए, आप उन्हें भी एनालाइज कीजिए। अब बताइए कि अगर अनीस जंग ने कहीं पर सिमिली का इस्तेमाल किया है तो वो क्या दर्शाना चाहती हैं? अपने आंसर में उस सिमिली को एक्सप्लेन कीजिए। अरे यही सारी चीजें तो कहीं ना कहीं टीचर को बताती है दैट यू आर ऑल प्रिपेयर्ड। आपने एक्चुअली लिटरेचर को पढ़ा है, आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही समरी के रट्टे लगाकर नहीं आ गए हो कि क्वेश्चन तुम कुछ भी पूछ लो, लिखना मैंने यही है ना। तो आपको अपनी लिटरेरी टेक्निक्स को भी एनालाइज करके यहाँ पर बताना है। अगर आपको पता है, लग रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कोई एक चीज है जो बहुत रेलेवेंट है, उससे जुड़ा हुआ कोई लिटरेरी टेक्निक बहुत रेलेवेंट है, जस्ट गो फॉर इट, एनालाइज करो उसको और एनालाइज करके स्टेट कर दो, एक्सप्लेन कर दो। फाइनली आता है आपका प्रॉपर लैंग्वेज एंड स्टाइल। आपको ये ध्यान रखना है दैट आप एक एकेडमिक आंसर लिख रहे हो तो आपकी लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए। आप यहाँ पे बिना बात के कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। खास करके आप लोग के आजकल के ये जो स्लैंग वर्ड्स है, डुलुलु, सुलुलु, हाँ ट्रुलुलु, ये जितने भी स्लैंग्स हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्शन, जितने भी अब्रिविएशंस का आप इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। आप एक फॉर्मल एकेडमिक आंसर लिख रहे हो और आपसे एक सवाल पूछा गया है जिसका आप जवाब दे रहे हो, तो आपका स्टाइल भी एकदम जवाब जैसा होना चाहिए, एकदम फॉर्मल होना चाहिए, जिसका मतलब है पंक्चुएशंस अपनी जगह पे एकदम करेक्ट होंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपकी ग्रामर एकदम करेक्ट होगी एंड इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपकी वोकैबुलरी भी एप्ट होनी चाहिए। अब वोकैबुलरी भी एप्ट होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है मैम? क्या मुझे भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना है? कोई जरूरत नहीं है। आप 12th क्लास के बच्चे हो, ऑलरेडी टीचर को पता है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी बिल्ड होगी। आपको ऑलरेडी आपके जो चैप्टर्स है उनके अंदर इतने सारे नए शब्दों को इंट्रोड्यूस किया गया है, आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कीजिए अपने आंसर्स में, उसी से काम चल जाएगा। आपको बहुत ही ज्यादा हेफ्टी वर्ड्स, एकदम बहुत सारे वोकैबुलरी, बहुत सारे डिक्शनरी को ग्रास्प करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अपनी नॉर्मल जो भी चैप्टर में दी गई वोकैबुलरी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लैंग्वेज आपकी फॉर्मल रहनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं, कोई अब्रिविएशन नहीं, पंक्चुएशन ऑन पॉइंट रहने चाहिए। आपका ग्रामर जो है, आपका जो पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन है, इट शुड बी फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑफ कोर्स आपका राइटिंग का जो स्टाइल है वो एकेडमिक होना चाहिए। यू आर नॉट टॉकिंग टू समवन, आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने आंसर, आपसे पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे
रही है एकेडमिक पेपर के लिए, तो इसीलिए आपका स्टाइल भी वैसा ही होना चाहिए। कॉन्वर्जेशनल स्टाइल मत रखो जैसे अपने दोस्त यार से बात कर रहे हो, ठीक है। फाइनली आता है रिवाइज एंड प्रूफ रीड। एक सबसे अच्छे आंसर की निशानी होती है उसमें ऑलरेडी की गई जो गलतियां हैं उनका सुधार करना। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप लोग के साथ भी होता होगा, आप बहुत गुस्से में होते हो, एकदम इमोशन में एकदम ओवरवेलम हो जाते हो, तो आप कोई मैसेज एकदम से टाइप कर देते हो बड़ा सा अपने बेस्ट फ्रेंड को, एंड देन थोड़ी देर के बाद आप रियलाइज करते हो कि अरे यार मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। तो आप ना आजकल व्हाट्सएप पे एडिट हो जाता है, तो आप है ना ऐसे एडिट वेडिट कर देते हो, या फिर बहुत बार तो आप उसे डिलीट ही कर देते हो। तो इमेजिन करो कि आपके व्हाट्सएप मैसेज में 10 मिनट 15 मिनट लगाकर टाइप किया हुआ मैसेज अगले 10-15 मिनट के बाद इररेलेवेंट हो जाता है, तो आपके क्वेश्चन का लिखा हुआ आंसर जो है वो कैसे नहीं इररेलेवेंट होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के ओवरवेल्म क्योंकि हम होते हैं, टाइम मैनेज करना होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे दिमाग में चल रही होती है, हम आंसर लिख देते हैं। बहुत तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम दिमाग पे सोचते हैं पर हम लिखते नहीं है। तो अगर आप उसको वैसे ही सबमिट कर दोगे तो यू आर एक्चुअली सबमिटिंग अ ड्राफ्ट। आप केवल एक ड्राफ्ट सबमिट कर रहे हो, वो एकदम फाइनलाइज नहीं है, वो फिनिश नहीं है। तो अभी आपको उसको फिनिश कैसे करना है, अपने आंसर लिखने के बाद कुछ समय अपने प्रूफ रीडिंग के लिए भी बचाओ। एक बार अपने आंसर को अच्छे से रिवाइज कर लो, देख लो उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, कोई स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड्स तो नहीं है जो आप लिखना चाहते थे पर आपने मिस कर दिए। इससे क्या होगा, आपका आंसर एकदम प्रॉपरली फिनिश्ड लगेगा। वो गलतियां जो टीचर निकालते आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। टीचर्स कहीं ना कहीं उस चीज को ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स जब आप रियलाइज करते हो तो उसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। ये जो 8 पॉइंट्स है इसकी मदद से आप ऐसे आंसर्स लिख सकते हैं जो लिटरेचर में सब लोग पसंद करने वाले हैं। अब एक ऐसा ही आंसर, ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ज्यादा भारी भरकम स्ट्रक्चर्स भी नहीं बनाने, सिंपल शॉर्ट सेंटेंसेस, ठीक है। और एकदम ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए सिंपल सा प्यारा सा आंसर मैंने आपके लिए क्रिएट किया है। एक बार उसको भी रीड कर लेते हैं और वहां पर एनालाइज करते हैं इन 8 पॉइंट्स को। क्वेश्चन हमारा वही है, मुकेश अपने आप को 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स में पाता है, हाउ डू दे अफेक्ट हिज लाइफ। ये 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स उसकी जिंदगी और बाकी बैंगल मेकर्स की जिंदगी किस तरीके से इंपैक्ट करते हैं। अब जब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करती हूं, तो जब मैंने देखा कि मैं इसको आंसर कर रही हूं, तो मैं ऐसे ही सिर्फ बात नहीं कर सकती, आपको ऑफ कोर्स एक इंट्रोडक्शन तो ले करना ही चाहिए। तो मैंने अपने क्वेश्चन के आंसर को कहां से शुरू किया है, इन द चैप्टर लॉ स्प्रिंग। तो सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया कि ये जो सवाल है, ये सवाल आपने लॉ स्प्रिंग से पूछा है, और मैंने ये भी बता दिया कि मैं जानती हूं कि इसकी राइटर कौन है, अनीस जंग है, ठीक है। तो ये मेरे जो अपने मैंने पूरा चैप्टर का जो भी दिमाग में मेरे था उससे मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। याद रखिए कि इंट्रोडक्शन सिर्फ ये नहीं हो सकता है, आप चाहें तो कभी कभी थीम से, कभी कभी कैरेक्टर से, कभी इवेंट से अपने हिसाब से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये अप्रोप्रिएट लगा तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट किया, मतलब आंसर ऐसे स्टार्ट किया। कॉमा लगाया, लिखा मुकेश एंड बैंगल मेकर्स लाइक हिम आर सीन कॉट बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब देखो, इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत अच्छा स्टाइल ये भी होता है कि आप क्वेश्चन उठाओ। दैट मीन्स आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से इसे कनेक्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पर मुकेश और बैंगल मेकर्स को ये 2 दुनिया जो यहाँ पर क्रिएट हो रखी है ये कैसे अफेक्ट करती है। अफेक्ट करती है ये तय है, पर कैसे वो मुझे बताना था, तो मैंने भी बता दिया कि हाँ अफेक्ट करती है। मुकेश एंड बैंगल मेकर्स लाइक हिम आर सीन कॉट बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। तो ये जो हो गया, ये मेरा एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया। अब बच्चों इंट्रोडक्शन मैंने ऐसे दे दिया है कि ठीक है, आई नो व्हाट यू आर आस्किंग, आई कैन गिव यू और एविडेंसेस भी इस पे, तो मैंने एविडेंस भी आगे लिखा। अब देखो, मुझे ये दोनों दुनिया जिनका अनीस जंग ने जिक्र किया है उसके बारे में बताना था। या तो मैं एकदम स्टार्टिंग से ऐसे ही शुरू कर देती, पहली दुनिया ये है, दूसरी दुनिया ये है, या फिर मैं क्या कर सकती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया
टेक्सचुअल एविडेंस, मैं टेक्सचुअल एविडेंस दे सकती थी, तो मैंने यहाँ पर टेक्सचुअल एविडेंस दे दिया। मेरे कोटेशन मार्क्स ओपन किए और लिखा लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एलिप्सिस लगाए, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डायलॉग कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड देन कोटेशन मार्क्स से मैंने इसको कर दिया क्लोज। अब मैंने लिखा है सेज अनीस जंग। ये जो लाइन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये किसने कहा है? अनीस जंग ने कहा है। क्या क्या बताने के लिए कहा है? अब मेरे को यहां से बताना है दो दुनिया को, तो मैंने ऐसे स्ट्रक्चर कर दिया इसको कि लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, सेज अनीस जंग, एक्सप्लेनिंग दैट वन इज। अब मैं यहां बताना शुरू कर रही हूं कि पहली दुनिया कौन सी है। तो मैंने बताया दैट वन इज द क्रिपलिंग सोसाइटी ऑफ फिरोजाबाद वेयर बैंगल मेकर्स लिव अ लाइफ लेस देन ह्यूमन, caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste। मैंने बताया पहली तो एक ऐसी दुनिया है फिरोजाबाद में जहां पे लोगों को एक इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं किया जाता। अब जब मैंने ये थोड़ा फॉर्म किया तो मैंने सोचा थोड़ा इसे एनसीईआरटी से कनेक्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी से कनेक्ट करने के लिए आप देखो मेरा एविडेंस यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी का ही जो फ्रेज है वो यूज किया है। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी का फ्रेज मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste। अब टीचर जब भी इस चीज को देखेगी, ऑफ कोर्स उनके जो मार्किंग स्कीम है उसमें ये मेंशन होगा, तो टीचर समझ जाएगी कि बच्चे ने एनसीईआरटी को घोल के पी लिया है, उसको एग्जैक्टली पता है कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एंड दैट इज वाई उसने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन टीचर के ऊपर डालेगा, एंड आपके जो 1, 1.5, आधा नंबर कटता रहता है वो नहीं कटेगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पर ये एक दुनिया के बारे में बात कर चुकी हूं, तो अब मुझे बात करनी है दूसरी दुनिया के बारे में। ठीक है, अदर वर्ल्ड के बारे में बात करनी है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मेरा पैराग्राफ कर लिया चेंज। आप देखेंगे आगे मैंने जगह छोड़ दी है और मैं यहां से शुरू कर रही हूं। दैट मीन्स मैंने मेरा पैराग्राफ जो है वो चेंज कर लिया है और मैंने लिखा है Other is a vicious circle of साहूकार्स, policemen, the bureaucrats and the politicians। कभी कभी जब हम ये सारी चीजें मेंशन करते हैं तो हमें बहुत चीजें याद आ रही होती है और हम सब लिख देना चाहते हैं, बट तब हमें कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वर्ड लिमिट भी एक चीज है। अब यहाँ पर और भी चीजें थी, मिडिल मैन, ये वो, मतलब बहुत चीजें थी, मैंने वो सब नहीं, बट ठीक है जो इंपॉर्टेंट थे कि भाई साहूकार्स होते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये सब मिलकर इनका क्या बना देते हैं, एक विशियस सर्कल बना देते हैं। ये विशियस सर्कल एनसीईआरटी का टर्म है। अगेन टीचर जो है वो इंप्रेस हो जाने वाली है। तो मैंने दोनों दुनियाओं के बारे में यहां पर बता दिया है। बताने के बाद में मैंने फिर मेरा पैराग्राफ जो है वो किया चेंज और लिखा मुकेश एंड बैंगल मेकर्स एंड अदर बैंगल मेकर्स आर ट्रैप्ड इन दिस snare that will not let them escape their God-given lineage and baggage imposed on them। अब ये जो दुनिया है, ये जो दो दुनिया है, ये दोनों दुनिया मुकेश और बाकी बैंगल मेकर्स को कैसे अफेक्ट कर रही है? ये दोनों मिलके उनको ट्रैप कर रही है, ये दोनों मिलकर उन्हें ट्रैप कर रही है। स्नेयर का मतलब होता है जाल, स्नेयर का मतलब होता है जाल। ठीक है, तो बोला ये ट्रैप कर रही है एक ऐसे जाल में जो उन्हें एस्केप यानी भागने नहीं देगा। कहां से भागने नहीं देगा? गॉड गिवन लीनिएज। अब देखो मैंने फिर से एनसीईआरटी से इसे उठाया, याद है एनसीईआरटी में लिखा हुआ था कि कैन ना गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, कहा था ना उन दादी अम्मा ने, तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। एंड बैगेज इम्पोज्ड ऑन देम, तो मैंने दोनों चीजें बता दी। ये आ गया कास्ट वाले उससे, कास्ट सिस्टम से, स्टिग्मा वाले से, और ये बैगेज आ गया साहूकार वाले दुनिया से। तो ये दोनों दुनिया के बीच में मुकेश और बाकी बैंगल मेकर्स फंस गए हैं, ये हम बता चुके हैं। तो हमने पैराग्राफ फिर से चेंज किया और फिर हम आ गए हैं इसके इंपैक्ट पे और हम लिखते हैं इट किल्स देयर ड्रीम्स एंड स्पिरिट्स, breaking them until they have no resolve left to fight their karma, their destiny। ये सारा जो जाल है ये उनके अंदर के जो सपने हैं उन्हें मार देता है, उनकी स्पिरिट्स को मार देता है, तब तक उन्हें तोड़ता है जब तक कि उनके अंदर कुछ जान नहीं बचती है लड़ने की उनके कर्म या उनके डेस्टिनी के खिलाफ। याद है दादी अम्मा ने कहा था इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, तो वही चीज मैंने यहाँ पर उठाकर डाल दी ताकि सामने वाले को ये पता चले कि मैंने रेस्ट ऑफ द चैप्टर भी पढ़ा है और मैं वो एविडेंसेस भी यहाँ पर देने वाली हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने काफी लिख लिया है और अब मुझे इसको कहीं ना कहीं सम अप कर देना चाहिए बिकॉज 150 वर्ड्स इज माय वर्ड लिमिट एंड मेरे को 120 वर्ड्स यहाँ फील होने लगे हैं। तो अब मैं कंक्लूजन की तरफ आ गई हूँ और मैंने कैसे कंक्लूड किया, ड्रीम्स ऑफ दीज बैंगल मेकर्स आर किल्ड एवरी डे इन फिरोजाबाद,
In the simile, his dreams loom like a mirage. Anees Jung wants to call Mukesh's dream impossible to achieve, just like that of other bangle makers. तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके के ये जितने भी बैंगल मेकर्स हैं, हर दिन उनके जो ड्रीम्स हैं उनको कुचला जाता है. हमने इसके बाद में एक लिटरेरी एविडेंस दिया. हमने बताया कि यहाँ पर अनीस जंग ने एक सिमिली के थ्रू इस चीज को बताया है. बताया आखिरकार चैप्टर की स्टार्टिंग में है, बट वो स्टोरी का एंड है. तो यहाँ पर उन्होंने जरूर बताया एक सिमिली के थ्रू कि उनके ड्रीम्स, हिज ड्रीम्स यानी मुकेश के ड्रीम्स, ठीक है. तो मुकेश का ड्रीम था वैसे तो बोला मुकेश का ड्रीम जो है लूम लाइक अ मिराज, यानी कि एक मृग तृष्णा की जैसा है, एक मृग तृष्णा की जैसा है. वो उसे कभी भी बिल्कुल भी कह सकते हैं अचीव नहीं कर सकता. ये केवल और केवल उसका डिल्यूलू यानी डिल्यूजन है और कुछ भी नहीं. तो वो ये कहना चाहती थी. तो मैंने इस सिमिली को ही एक्सप्लेन कर दिया कि अनीस जंग ये बोलना चाहती है कि मुकेश के ड्रीम्स जो है वो इम्पॉसिबल टू अचीव है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिल्यूजन है, और ऐसे ही बाकी सारे लोगों के ड्रीम्स भी कभी पूरे नहीं होंगे. यानी कि बैंगल मेकिंग वाले इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बैंगल मेकिंग में ही रह जाएंगे और वो कभी इससे बाहर नहीं निकलेंगे. ये दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स के बीच में पिसकर रह जाएंगे. अब ये तो एक तरीका है इसको लिखने का. अगर हम चाहें तो इस आंसर को एक और तरीके से लिख सकते हैं. हम मुकेश की दो दुनिया बता सकते हैं, जहां पर एक तरफ तो मुकेश की रियलिटी है, ठीक है, और दूसरी तरफ मुकेश के ड्रीम्स हैं. तो ये भी एक आंसर इसका हो सकता है. मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं बिकॉज सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. तो आप चाहें तो आप इस तरीके से भी आंसर को बना सकते हैं, जहां एक तरफ बता सकते हैं मुकेश की रियलिटी को कि कैसे मुकेश इन रियलिटी एक बैंगल मेकर है, फिरोजाबाद में काम करता है और उसके जैसे बाकी बैंगल मेकर्स जो हैं वो वहां फंसे हुए हैं. और इधर आप उसके ड्रीम्स बता सकते हो, बट वो इतना डिटर्मिन्ड है कि वो ड्रीम करता है कि वो एक दिन मोटर मैकेनिक बनेगा और अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए जिस भी हद तक उसे जाना पड़े वो जाएगा. फिर कंक्लूजन कर सकते हो, बट फिरोजाबाद के अंदर ना तो सपने देखने की इजाजत है और ना ही हिम्मत करने की, इसीलिए शायद ही वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएगा. तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो. ये आपका होमवर्क होने वाला है. इसी क्वेश्चन को इन दोनों चीजों को यूज करके आप कैसे इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में डिवाइड करते हो, लेट मी नो. ये जरूर मुझे करके और शेयर करना. कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपने इसे ट्राई किया या नहीं. मेरे साथ टेलीग्राम पे इसको जरूर शेयर कर सकते हो, ठीक है. सो ये आपका आज का हमारा ये वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको बताया लिटरेचर में आंसर्स आप कैसे लिख सकते हो फुल मार्क्स लाने के लिए विद एन एग्जाम्पल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के और वीडियोस के लिए. आपका फीडबैक कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.